एवरीवन, आज हम गैसों के अणुगति सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। ये जो गैसों के जो बॉयल नियम है, चार्ल्स नियम है, ग्राम मिश्रण नियम है, ये प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर दिए गए थे। उसमें उनका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था। गैसों के अणुगति सिद्धांत द्वारा इन नियमों को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया गया। गैसों के अणुगति सिद्धांत को डी बर्नौली ने सर्वप्रथम दिया था और इसको विकसित करने का श्रेय जाता है क्लासियस, वान डर वाल्स, बोल्ट्जमान और मैक्सवेल को। और इस सिद्धांत द्वारा गैसों के गुणों को स्पष्ट करने में बहुत ये जो सफलता मिली है। इसके बाद में ये कौन से अजम्पशन या पोस्टुलेट्स पर आधारित है, अभिग्रहित क्या है इनके, तो इनमें ये है कि प्रत्येक गैस को अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर माना गया है। एक गैस के अणु समान होते हैं लेकिन भिन्न गैसों के अणु भिन्न होते हैं। दूसरा अजम्पशन ये माना गया है कि गैस के अणुओं का जो वास्तविक आयतन है वो गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। इसलिए गैस स्वतंत्रतापूर्वक गैस के अणु है वो घूम सकते हैं। गैस के अणु को क्या माना गया है, ठोस गोलाकार माना गया है। उनकी जो टक्कर होती है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है और उनके मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये दोनों इम्पोर्टेंट, सेकंड और थर्ड। और इससे क्या होता है कि कणों की पारस्परिक टक्कर में गतिज ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती। गैस के अणु सीधी रेखा में चलते हैं, आपस में भी टक्कर कर सकते हैं, पात्र की दीवारों से टक्कर करते हैं। सभी गैसों के वेग समान नहीं होते और गैस जो दाब उत्पन्न करती है वो कैसे उत्पन्न होता है, वो पात्र की दीवारों के टक्कर के कारण होता है। और गैस के अणु की गति पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता और गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा वो परमताप के समानुपाती है। और गैस की अणु की औसत गतिज ऊर्जा वो गैस की प्रकृति पर नहीं करती है, जैसे H2O2 N2 के लिए सेम रहेगी। और गैस के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा है वो औसत इसलिए लिया गया है क्योंकि सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा अलग होती है, लेकिन औसत गतिज ऊर्जा निकालेंगे वो परमताप यानी कि टेम्परेचर में जो केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसके समानुपाती होती है। उसके बाद में यहाँ देखते हैं कि अणुगति सिद्धांत की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो इसमें क्या है कि एक एल भुजा वाले घन को लिया गया है। इसमें एन गैस के अणु हैं और उनका द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो एक कोई मॉलिक्यूल है उसके सभी डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में, एक्स वाई जेड दिशाओं में यदि हम घटक पर बात करें तो उनको हम एक्स वाई जेड ले रखा है। ये वी एक्स वी वाई वी जेड भी लिख सकते हो या एक्स वाई जेड लिख सकते हो। और इनका जो वर्ग माध्य मूल वेग है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो है सी। और सी और एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं कि अणु का जो वेग अक्ष घटक है, उस कोई अणु है वो एम पात्र एम से टकराता है, एन से चला एम पर टकराता है। तो एम से टकराने से पूर्व उसका समय क्या होगा, एम वी एक्स या एम एक्स। और टक्कर के पश्चात है वो उसी वेग से वापस लौटता है क्योंकि पूर्णतया टक्कर प्रत्यास्थ है, तो माइनस एम एक्स हो गया क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है। और यदि हम परिवर्तन की बात करें तो एम एक्स में से माइनस एम एक्स घटेगा तो यह आ जाएगा 2mx क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और एम और एन के मध्य दीवार के मध्य दूरी है एल है और एन दीवार से टकराने के लिए अणु क्या करता है, एल दूरी तय करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये 1 सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या, एक टक्कर में लगने वाली संख्या तो होगी दूरी बटा वेग, L/x होता है। और 1 सेकंड में कितने टक्कर हुई तो वो वेग बटा दूरी होगी। फिर तो वेग बटा दूरी होगी तो x/L आएगा। तो 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या आ गई x/L। या हम ऐसे करें कि कितना समय लगा टक्कर लगने में, तो L/x होता है। L/x 2mx को हम L/x से डिवाइड कर दें या x/L से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। क्योंकि जो ये बल निकाल रहे हैं ये क्या आएगा, आपने न्यूटन की जो सेकंड जो लॉ है उसमें क्या होता है कि संवेग में परिवर्तन और में की दर है वो बल के बराबर है। तो संवेग में परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे, संवेग में परिवर्तन 2mx है, L/x है वो एक टक्कर में लगने वाला समय है, तो उसे डिवाइड करेंगे या x/L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास बल आ जाएगा। वो बल कितना मॉलिक्यूल है वो एम दीवार पर कितना बल आरोपित करता है वो आ गया 2mx² L।
इसी प्रकार y घटक और z घटक भी होंगे, उसके वो कितने बल आरोपित करेंगे 2m(y²/l) और 2m(z²/l). और यदि हम, क्योंकि कुल परिवर्तन कितना ये अणु है वो कुल बल कितना आरोपित कर रहा है, तो ये आ जाएगा 2mx²/l प्लस 2my²/l प्लस 2mz²/l। 2m/l आ गया इनमें कॉमन, और ये x² प्लस y² प्लस z², यानी तीनों घटकों के जो स्क्वायर है उनका योग है ये, और वो हो जाता है c² के इक्वल, यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, उसको हमने 2m²c²/l लिख दिया। n ये एक अणु के लिए है, यदि हम n अणु मौजूद है उस पात्र में तो ये हो जाएगा 2mn, n से मल्टीप्लाई का 2mnc²l, ये समीकरण 2.9 आ गई हमारे पास। अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो आरोपित बल आ गया, क्योंकि ये जो संवेग में परिवर्तन की दर थी है, और संवेग में परिवर्तन की दर है वो न्यूटन की द्वितीय गति के नियम से ये क्या होता है, वो F के बराबर है। और यदि हमें दाब चाहिए तो वो होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल यहाँ, क्योंकि ये पात्र है उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, समूह दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो 6l² होता है, 6 × भुजा स्क्वायर। तो ये 2mnc²/l है, उसको 6l² से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या हुआ कि ये जो l³ हो गया नीचे 6l³, ऊपर 2mnc², और l³ क्या हो गया, उसका आयतन हो गया उस घन का। और 2 और 3 को काटेंगे तो क्या होगा, 2 और 6 को तो ये 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया नीचे, तो ये आया 1/3 mnc²। ये और ये नीचे v था, v इधर आ गया, तो pv = 1/3 mnc²। ये समीकरण हमारे पास 2.11 आ गई। ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसी समीकरण से सारे आ जाते हैं। अब इसको देखो किस प्रकार से रिप्रेजेंट, अन्य तरीकों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अनुगति समीकरण कहलाती है, pv = 1/3 mnc² था। अब ये देखो, ये mn क्या था कि वो n अणुओं का था, तो उनको यदि हम कैपिटल M यानी कि गैस के अणु का कुल भार है, गैस का कुल द्रव्यमान है, ये मोलर द्रव्यमान नहीं है, ये कुल द्रव्यमान है, तो उसको वो आ गया mn की जगह हमने वो कैपिटल M लिख दिया, और नीचे v था और c² था, और m/v हो जाता है d, यानी घनत्व हो जाता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, तो ये हो गया 1/3 dc² हो गया। एक समीकरण ये भी होती है। और दूसरी क्या है, यदि इसको pv = 1/3 कैपिटल mc², ये, लेकिन ये m इसको अणु भार मत मानना, ये गैस का कुल भार है, गैस के अणु का कुल भार है यहाँ पर। तो ये हमारे पास अणुगति समीकरण आई। तो मेरे ख्याल से ये समीकरण किस प्रकार से आई ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आता है लाइक करें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।